नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम पर शादी हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। पर क्या हो अगर इंसानी भेष में हमारी शादी किसी प्रेत या फिर एक भटकती हुई आत्मा से हो जाए। ऐसे में किसी भी शख्स से शादी करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हो जाता है तो हमारी पूरी जिंदगी किस तरह से तबाह हो सकती है। इस बात का एहसास आपको आज की इस कहानी को सुनने के बाद होगा। दरअसल 5 साल तक आईटी सेक्टर में काम करने के बाद राहुल मेहरा को 3 महीने की छुट्टी मिल जाती है। राहुल अपने परिवार से दूर लोनावला में एक किराए के घर में रहता था। एक शाम राहुल हाथ में चाय का कप लिए बालकनी में खड़ा होकर बाहर की रौनक देख रहा था। कई लोग आसपास के घरों से निकलकर बाहर आ रहे थे, पर तभी एक बड़ा सा ट्रक भारी सामान लिए एक घर के आगे रुका। राहुल की नजर ट्रक के ऊपर रखे सामान पर गई, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उस सामने वाले घर में एक नया परिवार यहां रहने आ रहा है। अब अगल बगल के सभी उसी ट्रक को देखने लगे। कुछ ही देर में एक ट्रक ड्राइवर ने अपने आदमियों की मदद से भारी सामान को एक एक करके नीचे उतारा और एक एक करके सारे सामान को अंदर पहुंचाया। इतने में ट्रक के पीछे एक लाल गाड़ी आती हुई दिखाई दी और वो गाड़ी भी उसी घर के आगे रुक गई, जहां सभी मोहल्ले वाले देखना चाह रहे थे कि आखिर कौन सा परिवार यहां रहने आ रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ राहुल में अब जरा सी भी दिलचस्पी नहीं बची थी ये जानने की कि उस घर में कौन से मेहमान रहने आ रहे हैं। वो अपनी चाय खत्म करके वापस अंदर जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी उसकी नजर उस लाल गाड़ी से होकर गुजरी। जब राहुल ने पलट के देखा तो एक लड़की उसी लाल गाड़ी से निकलते हुए बाहर आ रही थी। एक ही पल में उस लड़की ने जैसे राहुल का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उसके घुंघराले बाल, होठों पर उसकी भोली मुस्कान और उसकी खूबसूरत आंखें। राहुल तो उसे देखता ही रह गया। वो चाहकर भी अपनी नजर उसके चेहरे से हटा नहीं पा रहा था। बस एक जगह खड़ा होकर उसी लड़की को निहारता गया। पर अगले पर वो अपने कदम रोक नहीं पाया और तीसरी मंजिल से नीचे आकर नेहा को थोड़ा नजदीक से निहारने लगा। अगले पल उस लड़की के माता पिता भी गाड़ी से बाहर निकले। नेहा, गाड़ी में जो छोटा मोटा सामान है उसे लेकर अंदर चलो। उस लड़की का नाम नेहा था, जो इस वक्त अपनी मां के कहने पर अपना बड़ा सा बैग लिए अंदर जा रही थी। नेहा अपने बैग को थामे घर के अंदर जा ही रही थी, पर अचानक नेहा का पैर फिसला और वो गिरने को हुई। लेकिन ऐन मौके पर राहुल वहां आकर नेहा को अपनी बाहों में थाम लेता है और नेहा की नजरें राहुल की नजरों से मिल जाती हैं और उसी वक्त राहुल और नेहा का आमना सामना होता है। नेहा के पिता अशोक शर्मा नेहा के पास आकर कहते हैं, बेटा ध्यान से चला करो, लाओ ये बैग मुझे दे दो। राहुल ने आगे बढ़ते हुए नेहा से वो बैग लेकर कहा, कोई नहीं, मैं ये बैग पकड़ लेता हूँ। नेहा के पिता अशोक ने कहा, अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी, वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम भी यही रहते हो। राहुल ने कहा, जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं यही आपके घर के पास तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, पर लगता है आप लोग यहाँ नए हो। अशोक ने जवाब में कहा, हाँ बेटा आओ तुम भी अंदर चलो। अशोक के कहने पर राहुल उनके घर के अंदर जाने लगा। अंदर जाकर नेहा के पिता राहुल से बातचीत करने में लग गए, पर राहुल का ध्यान और उसकी नजर नेहा पर बार बार जा रही थी। वैसे तो राहुल को कभी लोगों से कोई खास मतलब नहीं रहता था और ना वो किसी से इतनी जल्दी घुला मिला करता था, पर यह पहली बार था जब राहुल आगे बढ़कर किसी से घुलने मिलने की इतनी कोशिश कर रहा था। और ये सब वो नेहा के लिए कर रहा था, जिस पे वो पूरा फिदा हो चुका था। और नेहा इस बात से अनजान किचन में अपनी मां की मदद करने में लगी हुई थी। दिन बीतते गए। राहुल किसी ना किसी बहाने से नेहा की एक झलक देखने के लिए रोज नेहा के माता पिता से मिलने जाया करता था। कई बार तो मुश्किल समय में उनकी मदद भी कर दिया करता था, पर वो ये सब नेहा का दिल जीतने के लिए करता था। पर नेहा का राहुल पर कभी ध्यान ही नहीं जाता था। इसीलिए वो एक मौके की तलाश में रहता था कि कब वो नेहा से अपनी बातचीत शुरू करे। आखिरकार राहुल को वो मौका मिल ही गया था। सुबह की आरती के बाद नेहा प्रसाद देने के लिए राहुल की तरफ आगे बढ़ी और प्रसाद की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए राहुल ने कहा, आप आरती काफी अच्छा गा लेती हैं। नेहा ने बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। वैसे तो मुझे संगीत गाने का बहुत शौक है, पर इसकी शुरुआत मैंने आरती से की। नेहा हमेशा से एक सुशील और संस्कारी लड़की थी और उसकी इसी मासूम अदा पर राहुल पूरा दीवाना था। लेकिन अब राहुल का प्यार धीरे धीरे जुनून में बदलने लगा था।
वो अब नेहा को किसी भी कीमत पर अपना बनाना चाहता था और उसकी इस दीवानगी ने ही आगे जाकर नेहा और उसके परिवार की जिंदगी में मुश्किलें पैदा कर दी थी। नेहा की शादी की उम्र हो चुकी थी, जिसके कारण कई लड़के के परिवार वाले नेहा को देखने आया करते थे, लेकिन राहुल हर बार ऐसी स्थिति बना देता था कि रिश्ता पक्का होने से पहले ही टूट जाता था। यह सब इतनी चालाकी से होता था कि किसी को भी इसकी भनक भी नहीं लगती थी। पर नेहा इन सबसे अनजान सोहम नाम के लड़के से प्यार करती थी। सोहम भी नेहा से प्यार करता था, पर नेहा इस बारे में अपने माता पिता को बताने से भी डरती थी। लेकिन एक दिन नेहा ने हिम्मत करके अपने पिता से सोहम के बारे में बात की और कहा कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बस आपकी रजामंदी से दोनों शादी करना चाहते हैं। अशोक अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था और वो ये भी अच्छे से जानते थे कि नेहा पहली बार अपने पिता से कुछ मांग रही थी, जिस पर वो मना नहीं कर पाए और उनके रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। पर जैसे ही ये बात राहुल को पता चली तो उसके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसकी अब तक की सारी कोशिशें और साजिशें पल में ही नाकाम हो गई। नेहा को पाने का ख्वाब भी एक पल में ही टूट गया। लेकिन अब वो चाहकर भी इस बार कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जब नेहा के दिल में राहुल के लिए कोई जज्बात ही नहीं थे तो राहुल क्या ही कर सकता था। उसने हार मानते हुए खुद को कमरे में कई दिन तक बंद कर लिया था। इतने में सोहम और नेहा का रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी की तैयारी भी अब शुरू होने लगती है। शादी की तैयारियों के बीच नेहा के घर में खुशियों का माहौल था। मेहंदी और हल्दी की रस्में अच्छे से चल रही थीं। सारे मेहमान शादी के माहौल को और भी रंगीन बना रहे थे, पर नेहा इस वक्त सबसे ज्यादा खुश नजर आ रही थी और अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देखकर अशोक के दिल को काफी सुकून मिल रहा था। लेकिन राहुल के घर में उदासी का माहौल था। राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। राहुल खुद को नॉर्मल करते हुए दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोलने पर सामने राहुल का पुराना दोस्त अरुण खड़ा था, जो इस वक्त राहुल से मिलने आया था। लेकिन अरुण को इतनी अचानक सामने देखकर राहुल थोड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि कई महीनों से अरुण एक गंभीर परेशानी से जूझ रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल की बात अरुण से फोन पर हुई थी और अरुण आवाज से काफी घबराया हुआ लग रहा था। अरुण को अंदर बुलाते हुए राहुल ने कहा, तुम्हारी बहन नताशा कैसे हैं? अरुण थोड़ी देर खामोश रहा और फिर राहुल से कहा, हाँ, अब उसकी हालत में काफी सुधार है। सोचा ये खबर यहां आकर तुझे बता दूं, पर घर में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? ये कहते हुए अरुण ने खिड़की से पर्दे हटाते हुए देखा तो सामने नेहा का घर दिख रहा था, जहां शादी की तैयारी चल रही थी। फिर अरुण ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, बहुत दुख हुआ जानकर कि जिसे तू प्यार करता है वो किसी और की होने जा रही है। काश मैं तेरे लिए कुछ कर पाता। राहुल ने बात को टालते हुए कहा, छोड़ ये सब, तू नताशा के बारे में बता, क्या हो गया था उसे? तूने फोन पर कुछ ठीक से बताया भी नहीं मुझे। पता है मैं उस वक्त कितना घबरा गया था जब तूने डरी हुई आवाज में कहा था, मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाऊंगा, और अब तू कह रहा है कि उसकी हालत में सुधार है। ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया था जो एक पल में सब ठीक हो गया? राहुल के इतने सवाल सुनकर अरुण ने कहा, कोई चमत्कार नहीं था राहुल। राहुल ने कहा, तो फिर वो कैसे ठीक हुई और क्या हुआ था उसे? अरुण ने कहा, छोड़ना, क्या करेगा जानकर? वैसे भी मैं जो बताऊंगा तू यकीन तो करेगा नहीं। अरुण की ये बात राहुल को हैरान कर रही थी। उसने सवाल करते हुए कहा, क्या यकीन नहीं करूंगा? कुछ तो बता। ये कहते हुए राहुल अरुण को सवाली नजर से देखता रहा, पर अरुण ने राहुल के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अरुण की खामोशी देखकर राहुल ने कहा, तू नाराज है ना मुझसे? क्योंकि तेरे मुश्किल समय पर मैं तेरे साथ नहीं था, इसलिए तू मुझे कुछ नहीं बता रहा। राहुल ने आगे कहा, मैं आया था तेरे घर पर, उस वक्त पर तू मिला ही नहीं। घर पर ताला लगा हुआ था। काफी देर तक रुककर तेरे लौटने का इंतजार किया। तेरा फोन भी ट्राई किया, पर तेरा फोन भी नहीं लग रहा था और इंतजार करते करते शाम हो गई थी। अरुण ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, छोड़ना, तेरी दोस्ती पर कोई शक नहीं है मुझे। राहुल ने फिर पूछा, तो बताना, ऐसी क्या चीज थी या कौन सा इलाज था जिससे तेरी बहन को ठीक कर दिया? तभी अरुण ने बोला, काला जादू। ये शब्द सुनकर राहुल ने थोड़ा हंसते हुए अरुण से कहा, तू कब से इन सब चीजों पर यकीन करने लग गया? अरुण ने कहा, मैं जानता था तू यकीन नहीं करेगा। राहुल ने कहा, कैसे यकीन करूं? तेरे कहने का मतलब है
तूने अपनी बहन का इलाज काले जादू से किया? कैसे मान लूं भाई? राहुल की ये बात सुनकर अरुण अचानक खड़ा हुआ और खिड़की से नेहा के घर की तरफ देखते हुए कहा, कैसा रहेगा अगर मैं तुझे इन सब पर यकीन करने पर मजबूर कर दूं? राहुल ने सवाल भरी नजर से देखते हुए कहा, कहना क्या चाह रहा है तू? अरुण ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, कैसा रहेगा अगर इसी काले जादू से नेहा के दिल में तेरे लिए एहसास जागा दूं और वो हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ तेरी हो जाए। इस बात पर राहुल ने थोड़ा नाराज होकर कहा, माना कि मैं नेहा के प्यार में पागल हूं और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूं, पर इतना भी नहीं कि मैं नेहा को परेशानी में डाल दूं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे नेहा को तकलीफ हो। अरुण ने सवाल करते हुए कहा, और तेरी तकलीफ का क्या? देख पाएगा उसे किसी और का होते हुए? अरुण की इस बात पर राहुल खामोश हो गया। अरुण ने आगे कहा, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि काला जादू सिर्फ तकलीफें और परेशानियां ला सकता है? जब मैं एक भाई होकर अपनी बहन को काले जादू से ठीक कर सकता हूं, तो तू इसी काली शक्ति से नेहा को हमेशा के लिए अपना बना क्यों नहीं लेता? अभी भी मौका है। तेरा दोस्त हूं, तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर तुझे मेरी दोस्ती पर जरा सा यकीन होने लगे तो मुझे याद करना। इतना कहकर अरुण वहां से चला जाता है। पर अरुण की बातें राहुल के जहन में घूमने लगती हैं, जिस वजह से राहुल सोच में पड़ जाता है। शादी के एक दिन पहले नेहा को आखिरी बार देखने के लिए शाम के वक्त राहुल तैयार होकर नेहा से मिलने जाता है। अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए घर के अंदर बढ़ता है। अंदर आते ही नेहा की मां सुनीता राहुल से कहती हैं, अरे बेटा तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए। पता है तुम्हारे बिना ये शादी का माहौल कितना अधूरा लग रहा था, क्योंकि अब तुम हमारे परिवार के सदस्य की तरह हो। वैसे तुम्हारी अब तबीयत कैसी है? राहुल, जी पहले से काफी बेहतर हैं। फिर राहुल ने इधर उधर देखते हुए सुनीता से कहा, ये नेहा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही, सोचा आज उससे मिल लूं। सुनीता ने जवाब में कहा, अपने कमरे में है, रुक मैं उसे अभी बुलाती हूं। राहुल, जी कोई नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद ही उससे मिलने चला जाता हूं। इतना कहकर राहुल नेहा के कमरे की ओर बढ़ता है। नेहा कमरे में अपने हाथ पर लगी मेहंदी को देखकर सोहम को याद करते हुए मुस्कुरा रही थी। इतने में राहुल नेहा के कमरे में आ जाता है। राहुल को यूं अचानक सामने देखकर नेहा मुस्कुराते हुए राहुल से कहती हैं, मैं जानती थी तुम आओगे, कितना इंतजार कराया। पता है इतने खास मौके पर दोस्त का ना होना कितना खाली लगता है। राहुल ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा बाबा सॉरी, तबीयत खराब होने की वजह से मैं आ नहीं पाया, वरना इतनी खूबसूरत लड़की को कौन इतना इंतजार कराना चाहेगा। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, खूबसूरत लड़की नहीं, खूबसूरत दुल्हन। कल से मैं अपने सोहम की दुल्हन बन जाऊंगी, इसलिए मेरी शादी पे समय पर आ जाना, कोई बहाना नहीं चलेगा। यह सुनकर राहुल के चेहरे से मुस्कान कम होने लगी, पर अगले पल उसने अपने चेहरे पर वही झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ बाबा आऊंगा। फिर राहुल ने अपनी जेब में से कुछ निकालते हुए नेहा की तरफ बढ़ाया। उसे देखकर नेहा ने कहा, चॉकलेट? राहुल, नहीं, ये सिर्फ तेरे लिए हैं, इसे रात के 12 बजे के बाद खाना। नेहा ने मासूम शक्ल बनाते हुए कहा, रात के 12 बजे कौन मीठा खाता है? राहुल बोला, क्योंकि 12 बजे के बाद वो तारीख होगी जिस वक्त तेरी शादी होगी, और उसी शुभ मौके पर तू ये मीठा खाना। नेहा ने मासूमियत से मुस्कुराकर कहा, ठीक है। राहुल ने भी मुस्कुराकर नेहा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस इसी तरह मुस्कुराती रहा करो, तुम्हारी यही मुस्कान मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अब मैं चलता हूं। ये कहकर राहुल वहां से चला जाता है। राहुल अपने घर पहुंचकर अरुण को कॉल लगाता है। अरुण ने फोन उठाते हुए कहा, काम हो गया? मैंने जैसा कहा था तूने वैसा ही किया था ना? राहुल ने जवाब में कहा, हाँ, पर नेहा को कुछ होगा तो नहीं ना? अरुण ने जवाब में कहा, फिक्र मत कर, क्योंकि अब जो भी होगा तेरी इच्छा के मुताबिक होगा। बस रात के 12 बजे अपनी नजर उसके घर पर बनाए रखना। अगर वहां कुछ भी हलचल होती हुई दिखाई दे तो समझ जाना असर हो चुका है। इतना कहकर अरुण फोन रख देता है। काफी रात होने के बाद सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन नेहा अपनी आंखों में शादी के सपने सजाए अभी तक जाग रही थी। पर तभी उसने अपने कमरे का लैंप जलाया। लैंप की रोशनी में जब दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा तो 12 बज चुके थे। घड़ी की तरफ देखकर नेहा को राहुल की वो बात याद आने लगी। उसने तुरंत अपने तकिए के नीचे से चॉकलेट निकाला। इतने में राहुल खिड़की से नेहा के घर की तरफ झांक रहा था।
उसकी नजर ठीक नेहा के कमरे की खिड़की पर टिकी हुई थी, जहां से लैंप की रोशनी जलती हुई नजर आ रही थी। सब कुछ एकदम शांत था। नेहा उस पैकेट को खोलकर चॉकलेट का एक टुकड़ा अपने मुंह में डालती है। उस चॉकलेट को खाने के बाद कुछ ही देर में नेहा को अजीब सी घबराहट होने लगती है। उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। इससे पहले नेहा कुछ समझ पाती, तभी लैंप की रोशनी अचानक से फ्लिकर करने लगी। नेहा घबराते हुए उस लैंप की तरफ देख रही थी, पर अचानक उसे अपनी गर्दन पर किसी औरत के हाथ का स्पर्श महसूस होने लगता है। नेहा घबराते हुए जैसे ही अपने गर्दन पर हाथ फेरती है तो उसे कोई हाथ अपनी गर्दन पर नहीं मिलता, लेकिन अब भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी औरत ने उसके गर्दन को पकड़ लिया है और अब धीरे धीरे कोई उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा है। लैंप की रोशनी अभी भी फ्लिकर कर रही थी और नेहा उस वक्त चीखना चाह रही थी, पर दम घुटने की वजह से उसके मुंह से चीख नहीं निकल पा रही थी। सामने से राहुल को नेहा के कमरे से लैंप की रोशनी फ्लिकर करती हुई दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर राहुल को अरुण की वो बात याद आने लगी। अगर वहां कुछ भी हलचल होती हुई दिखाई दे तो समझ जाना असर हो चुका है। अरुण की वो बात याद करते ही राहुल के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। नेहा का अब वहां दम घुट रहा था। वो तड़पते हुए जमीन पर गिर जाती है, पर जैसे ही उसकी नजर ऊपर दीवार पर जाती है तो एक डरावनी औरत अजीब तरीके से दीवार पर रेंगते हुए नजर आ रही थी, जिसे देखकर नेहा की रूह कांप गई थी। उस औरत का चेहरा काला और भयानक था, जिसमें दो बड़ी बड़ी लाल आंखें थीं। अपनी उन्हीं बड़ी लाल आंखों से वो नेहा को ऊपर दीवार से घूर रही थी। उसके बाल लंबे और जंगली थे, उसके पैर उल्टे थे और उसके आसपास काले धुएं जैसा बादल बना हुआ था, जो उसकी उपस्थिति को और भी डरावना बना रहा था। इस भयानक दृश्य को देखकर नेहा खौफ के मारे वहीं जमीन पर जम जाती है। इससे पहले नेहा के मुंह से चीख निकल पाती, वो डरावना काला साया धुएं में बदलकर नेहा के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे नेहा का पूरा शरीर अकड़ते हुए अजीब तरीके से मुड़ने लगता है। उसके दोनों हाथ पैर अजीब तरीके से उल्टी दिशा में मुड़ने लगते हैं और उसके शरीर की हड्डियों की कड़कड़ाने की आवाज कमरे में कई देर तक गूंजती है। नेहा की आंखें भी उल्टी हो जाती हैं और उसका मुंह खुला रहता है। अगली सुबह सुनीता अपनी बेटी नेहा को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन कमरे के अंदर जाते ही सुनीता डरी हुई आवाज में अपने पति अशोक को आवाज लगाती है। नेहा के पिता अशोक अपनी पत्नी की पुकार सुनकर नेहा के कमरे की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि उनकी बेटी नेहा बुरी हालत में जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी और सुनीता के जगाने पर भी नेहा उठ नहीं रही थी। अशोक और सुनीता दोनों नेहा के पास पहुंचकर उसे हिलाते हैं और जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेहा की आंखें नहीं खुल रही थीं। उसका शरीर ठंडा और अकड़ा हुआ था। इतने में अशोक की नजर जमीन पर चॉकलेट के पैकेट पर गई, जिसे देखकर वो थोड़ा सोच में पड़ गए। लेकिन इससे पहले वो कुछ सोच या समझ पाते, तभी नेहा को अचानक से होश आ जाता है। होश में आते ही नेहा का सिर दुखने लगा। उसमें उठने की जरा सी भी हिम्मत नहीं थी। नेहा के माता पिता ने नेहा को सहारा देते हुए उसे बिस्तर पर लिटाया और नेहा से पूछा, ये अचानक तुम्हारी तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई? नेहा ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, पता नहीं, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। मेरा सिर और शरीर बहुत दुख रहा है। नेहा की ये हालत देखकर अशोक ने डॉक्टर को बुलाने का फैसला किया। नेहा का ठीक होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज ही उसकी शादी होने जा रही थी। यही सब सोचते हुए अशोक ने तुरंत डॉक्टर को फोन लगाया। कल रात नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ, नेहा को कुछ भी याद नहीं था, या फिर नेहा का दिमाग और उसका शरीर किसी और के वश में था, जिस वजह से उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। कुछ ही पल में एक डॉक्टर नेहा को देखने आ जाता है। नेहा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर नेहा के माता पिता से कहते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, थकान की वजह से वो बेहोश हो गई थी, इसलिए उसका सिर दुख रहा है। उसे थोड़ा आराम की जरूरत है। मैं कुछ दवा लिख देता हूँ, उस दवा से नेहा के दर्द में आराम मिलेगा। यह सुनकर नेहा के माता पिता राहत की सांस लेते हैं। नेहा अपने कमरे में आराम कर रही होती है और घर में आरती शुरू होने लगती है। नेहा की मां सुनीता जैसे ही आरती गाने लगती है, उसका असर नेहा पर होने लगता है। नेहा का सिर दर्द से फटने लगता है। आरती के गाए हुए एक एक शब्द नेहा के कानों में चुभने लगते हैं, जिसे सुनकर नेहा की आंखें गुस्से से लाल होने लगती हैं। नेहा गुर्राते हुए अपने दोनों कान बंद कर लेती हैं।
कुछ ही देर में सुनीता अपनी आरती खत्म करके वो नेहा को आरती और प्रसाद देने जाती है। आरती की थाली लिए सुनीता जैसे ही नेहा के कमरे में कदम रखती है तो अचानक आरती का दिया अपने आप बुझ जाता है, जिसे देखकर सुनीता हैरान रह जाती है। साथ ही थाली पर पड़ा प्रसाद का रंग सड़कर पूरा काला हो जाता है। जो कुछ पल पहले ताजा प्रसाद थाली पर पड़ा हुआ था, ये सब देखकर सुनीता का जी घबराने लगता है। पर जैसे ही सुनीता की नजर बिस्तर पर बैठी नेहा पर जाती है तो वो डरते हुए 2 कदम पीछे हो जाती है। नेहा बड़ी ही अजीब नजरों से अपनी मां सुनीता को घूर रही होती है। नेहा का चेहरा भी काफी बदला बदला सा लगता है। सुनीता डरते हुए कांपती आवाज में नेहा से पूछती है, तेरी तबीयत ठीक है? क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों घूर रही है मुझे? लेकिन नेहा बिना जवाब दिए और बिना पल के झपकाए सुनीता को लाल आंखों से घूर रही होती है। इतने में अशोक वहां आ जाता है। सुनीता कुछ कह पाती उससे पहले ही अशोक सुनीता से कहता है, अरे क्यों परेशान कर रही हो उसे? दिखता नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं। चलो यहां से और नेहा को थोड़ा आराम करने दो, शादी की तैयारी भी करनी है। अशोक की बात सुनकर सुनीता खुद को नॉर्मल करने लगी और अशोक के साथ नेहा के कमरे से बाहर चली गई। नेहा के कमरे से बाहर आते ही सुनीता परेशान होते हुए अशोक से कहती है, सुनिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अशोक सवाल करते हुए पूछता है, क्या ठीक नहीं लग रहा? सुनीता बेचैन भरी आवाज में कहती है, आपने देखा नहीं नेहा कितनी बदली बदली सी लग रही है। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो नेहा नहीं कोई और है। अशोक सुनीता को समझाते हुए कहता है, तुम खामाखा परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। सुनीता आरती की थाली अशोक को दिखाते हुए कहती है, ये देखिए, प्रसाद का रंग पूरा काला पड़ चुका है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले आरती के समय ये प्रसाद एकदम ताजा था। और ये दिया, नेहा के कमरे में कदम रखते ही ये दिया बुझ गया। क्या आपको ये सब अजीब नहीं लग रहा? और मैंने सुना है दिया का अचानक से बुझना अशुभ माना जाता है। सुनीता की इस बात पर अशोक ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, ये क्या तुम सुबह सुबह मनहूस बातें कर रही हो? कितनी बार समझाऊं, इन छोटी चीजों को लेकर परेशान मत रहा करो। हवा के कारण भी दिया बुझ सकता है। और बात रही प्रसाद की, प्रसाद में मिलावट भी तो हो सकती है। आजकल हर चीजों में मिलावट होती है। तुम इस तरह क्यों नहीं सोचती? सुनीता अशोक की बात पर गौर करते हुए खुद को समझा रही थी। अशोक ने आगे कहा, आज हमारी बेटी के लिए बहुत ही खास दिन है। आज उसकी शादी है, इसीलिए आज के दिन कोई अशुभ बातें मैं सुनना नहीं चाहता। अशोक के समझाने पर सुनीता समझ जाती है, पर अभी भी उसके मन में एक डर बैठा हुआ था। लेकिन आज नेहा की शादी थी, तो आज दोनों ही अपनी सारी चिंताएं दूर करके शादी की तैयारी में लग जाते हैं। आखिरकार वो सुनहरा पल आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। शादी के वक्त माहौल खुशियों से भरा हुआ था। घर में उत्सव जैसा माहौल था। सारे लोग उत्साहित और खुश थे। कमरे में नेहा दुल्हन की तरह तैयार बैठी थी। लाल जोड़े में नेहा काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि नेहा के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वो तो बस किसी बेजान मुर्दे की तरह एक जगह पर बिना हिले बैठी हुई थी, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। इतने में राहुल भी सज सवर कर चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए शादी में पहुंचता है। धीरे धीरे बारात के आने का समय शुरू होता है। सभी लोग शादी में बारात के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन वक्त बीत जाता है, पर बारात नहीं आ पाती। अशोक सोहम के घर वालों को फोन लगाते हैं, पर अब कोई भी फोन का जवाब नहीं दे रहा था। सामने से रिंग बजती जा रही थी, पर कोई फोन नहीं उठा रहा था, जिस वजह से अशोक और सुनीता की चिंता बढ़ गई। अशोक ने चिंता भरी आवाज में सुनीता से कहा, अजीब बात है, वो लोग बारात लेकर रास्ते में ही थे, पर अब तक नहीं पहुंचे, और अब तो कोई फोन भी नहीं उठा रहा। कहां रह गए ये लोग? सोहम का भी फोन नहीं लग रहा। दोनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सारे मेहमान बारात की राह देख रहे थे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ना बारात आई और ना बारात आने की कोई खबर मिली। शादी में सभी मेहमान अब आपस में बातें बनाने लगे। पंडित ने भी नेहा के पिता अशोक से सवाल करते हुए कहा, और कितना समय लगेगा? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। पर नेहा के पिता अशोक के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब चारों तरफ तनाव का माहौल बन गया था। नेहा के माता पिता भी अब काफी चिंतित में आ गए थे। दूल्हे का कुछ भी अता पाता नहीं था। ऐसे मुश्किल हालात में सिर्फ राहुल ही था जो ढाल बनकर नेहा के माता पिता के साथ खड़ा था
और साथ ही उन्हें हिम्मत रखने की भी सलाह दे रहा था। पर अशोक और सुनीता की हिम्मत अब जवाब देने वाली थी, क्योंकि अब वो जान चुके थे कि ये शादी अब नहीं हो पाएगी। ऐसे में अशोक अपनी बेटी को सच बताने का फैसला करता है। अशोक बड़ी हिम्मत करके नम आंखें लिए अपनी बेटी के पास जाता है। नेहा अपने लाल जोड़े में आईने के सामने बैठी हुई थी। इतने में अशोक अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, बेटा, मैं तुमसे जो भी कहूंगा उसे सुनने की हिम्मत रखना। लेकिन नेहा को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। अपने पिता की आवाज जैसे उसके कानों में पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि अब भी नेहा आईने की तरफ देखते हुए खुद को अजीब नजरों से घूरे जा रही थी, जिस पर अशोक का ध्यान परेशान होने के कारण से नेहा पर नहीं गया था। अशोक ने आगे कहा, बेटा, तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सोहम और उसके परिवार वाले अभी तक नहीं पहुंचे और ना ही वो लोग आएंगे, इसलिए ये शादी अब नहीं हो सकती। ये कहने के बाद राहुल ने तुरंत अशोक के पास आते हुए कहा, सारे मेहमान सवाल कर रहे हैं, अब उन्हें क्या जवाब दें। राहुल की आवाज सुनकर नेहा अचानक पलटकर राहुल की तरफ देखने लगी, जैसा उसका सारा ध्यान राहुल पर हो। इसके आगे अशोक कुछ कह पाता, तभी नेहा ने अपने पिता से कहा, कोई जरूरत नहीं है उन्हें जवाब देने की, शादी तो होकर रहेगी। मैं राहुल से शादी करने के लिए तैयार हूं, आप मेरी राहुल से शादी करवा दीजिए। नेहा के मुंह से ये बात सुनकर अशोक और राहुल हैरान रह गए। राहुल को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर अशोक को यह काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्होंने नेहा की आवाज में हल्का सा भारीपन महसूस किया था। नेहा राहुल की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती हैं, मैं जानती हूं कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, तो फिर मुझसे शादी करने में क्या आपत्ति है। अशोक ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है नेहा, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो। तभी राहुल ने बीच में अपनी बात रखते हुए कहा, आपकी बेटी सही कह रही है, मैं इसे पसंद करता हूं, पर कहने की कभी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं नेहा को बहुत खुश रखूंगा। अशोक ने गुस्से भरी आवाज में कहा, नहीं, मेरी बेटी इस समय सदमे में है, शायद इसलिए वो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हैं। मैं ऐसे ही नेहा की जिंदगी का फैसला नहीं ले सकता, बदनामी का डर नहीं है, मुझे बस इस समय अपनी बेटी की चिंता है। राहुल ने थोड़ा समझाते हुए कहा, देखिए, आप समझ क्यों नहीं रहे, बात बदनामी की और लोगों की नहीं है, बात आपकी बेटी नेहा की है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर शादी नहीं हुई तो लोग सोचेंगे जरूर नेहा में कोई खोट है जो दूल्हा नहीं आ पाया, क्योंकि इससे पहले भी कई लड़के वाले नेहा को देखने आया करते थे, पर रिश्ता ठुकरा कर चले गए। ऐसे में तो लोग नेहा में ही कमियां निकालेंगे और इससे नेहा के आने वाले कल पर भी असर हो सकता है, जिसके कारण शायद अब कोई भी लड़के वाले इसे देखकर रिश्ता पक्का ना कर पाए। एक बार फिर सोच लीजिए, आपने मुझे अपने परिवार का सदस्य माना है, तो इतना तो विश्वास मुझ पर कर ही सकते हैं। राहुल की बातों में दम था, जिसके कारण अशोक एक बार फिर सोच में पड़ गया और सुनीता के पास जाकर इस बारे में सोच विचार करने लगा। राहुल एक बार फिर अपने मकसद में कामयाब होने वाला था। अशोक और सुनीता इस बारे में सोच विचार करके मजबूर हालात के चलते दोनों फैसला करते हैं कि वो अपनी बेटी नेहा की शादी राहुल से करवाएंगे। पर अभी भी अशोक के मन में कई चिंता भरे सवाल चल रहे थे। कहीं जल्दबाजी में गलत फैसला तो नहीं ले लिया हमने। कुछ ही देर में राहुल और नेहा मंडप पर पंडित जी के सामने एक साथ बैठ जाते हैं। सभी मेहमान ये देखकर हैरान रह जाते हैं। कई मेहमान तो उठकर शादी से चले भी जाते हैं और कुछ मेहमान शादी होने तक ही ठहरते हैं। थोड़ी देर में शादी भी संपन्न हो जाती है। अब राहुल और नेहा पति और पत्नी के रिश्ते में एक साथ बन जाते हैं। राहुल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बड़े ही प्यार से नेहा का घर में स्वागत करता है। नेहा भी राहुल का हाथ थामे घर के अंदर कदम बढ़ाती है। कुछ देर में राहुल चुपके से अपने दोस्त अरुण को फोन करता है। फोन पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए अरुण से कहता है, वाह यार, ये काला जादू तो कमाल कर गया, कैसे किया तूने ये सब? क्या मिलाया था उस चॉकलेट में ऐसा जिसे खाकर नेहा सोहम को भूलकर मुझसे शादी करने की जिद करने लगी, और जिस नेहा की एक नजर के लिए मैं तरसता रहा, आज उसकी नजर मुझसे हट ही नहीं रही। फोन पर अरुण ने कहा, तू जानकर क्या करेगा, तेरा काम हो गया ना, जिसे तू बेइंतहा चाहता था वो तेरी हो गई ना, तो बस तू उसका ध्यान रख। ये कहकर अरुण फोन काट देता है। फोन काटते ही अरुण खुद से कहता है, मुझे माफ करना दोस्त, क्योंकि अब इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। मैं ये नहीं करना चाहता था, पर मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। नेहा और राहुल की शादी की ये पहली रात थी।
नेहा घूंघट में कमरे में बैठकर राहुल का इंतजार कर रही थी। राहुल नेहा के पास आया और उसके चेहरे पर लाल घूंघट धीरे से हटाया। नेहा का चेहरा किसी चांद की तरह चमक रहा था, जिसे राहुल प्यार भरी नजर से निहार रहा था। राहुल बोला, यहां अकेले बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी ना? नेहा ने बड़े ही अजीब मुस्कान के साथ कहा, मैं अकेली थोड़ी हूं, वो है ना मेरे साथ। राहुल ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, कौन वो? नेहा ने इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, वो जो इस वक्त ऊपर दीवार पर हैं और तुम्हें ही देख रही हैं। राहुल अचानक घबराते हुए धीरे से ऊपर की तरफ देखने लगा और जैसे ही उसकी नजर ऊपर दीवार पर गई तो खौफ से राहुल की सांसें एक पल के लिए थम गईं। वही शैतानी साया दीवार से चिपककर अपनी गहरी लाल आंखों से राहुल को घूर रही थी। उसके लंबे जंगली बाल ऊपर दीवारों पर लहरा रहे थे और उसकी गुर्राने की आवाज कमरे में गूंज रही थी। ऊपर दीवार से वो शैतानी साया जैसे ही राहुल के ऊपर गिरने वाला था, उसी वक्त राहुल एक गहरी सांस लेते हुए नींद से जाग उठा। जब राहुल ने घबराते हुए ऊपर दीवार की तरफ देखा तो उसे यकीन हुआ कि वो तो एक डरावना सपना था, क्योंकि अब ऊपर दीवार पर ऐसा कुछ नहीं था। उस डरावने सपने से जागने के बाद राहुल ने समय देखा तो रात के 2 बज चुके थे और नेहा बेड पर राहुल के साथ गहरी नींद में सोई हुई थी। पर कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और उस अजीब सी खामोशी में राहुल को बेचैनी महसूस होने लगी। वो डरावना सपना राहुल के जहन में घूमने लगा। वो चाहकर भी उस सपने को अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहा था। उस शैतानी साया का वो खौफनाक चेहरा बार बार राहुल की आंखों के सामने आया जा रहा था। कमरे में अजीब सा खामोशी भरा माहौल था। उस माहौल में राहुल की बेचैनी अब काफी बढ़ती जा रही थी और उस बेचैनी में राहुल को प्यास लगी। राहुल बिस्तर से उठकर अपने कमरे से निकलते हुए फ्रिज के पास गया और पानी की बोतल निकालकर जैसे ही अपने मुंह से लगाया, तभी राहुल को अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कमरे से कोई उसे झांकने की कोशिश कर रहा हो। पर राहुल ने जब ध्यान से अपने कमरे की तरफ देखा तो वहां अंधेरे में नेहा खड़ी हुई दिखाई दी, जो गर्दन टेढ़ी करके बड़ी ही अजीब नजरों से राहुल को घूर रही थी। राहुल चौंकते हुए सोच में पड़ गया। ये तो अभी गहरी नींद में सोई हुई थी, अचानक इसे क्या हुआ और ये मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? राहुल अब गौर कर रहा था कि जब से उसकी शादी नेहा से हुई है, तब से नेहा लगातार राहुल को ही घूरे जा रही है। नेहा का यूं इस तरह लगातार घूरना राहुल को अब काफी अजीब लग रहा था। धीरे धीरे अब वो नेहा से डरने लगा था। वही दूसरी तरफ नेहा के माता पिता सोने की कोशिश कर रहे थे, पर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी नेहा के पिता अशोक का फोन बज उठा। अशोक ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, इतनी रात को कौन फोन कर सकता है? ये कहते ही अशोक ने कॉल रिसीव करते हुए फोन कान पर लगाया और कुछ ही देर में उनके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। सुनीता ने उनका चेहरा देखते हुए पूछा, क्या हुआ, किसका फोन है? अशोक ने फोन काटकर सुनीता से कहा, कल सुबह हमें गांव के लिए निकलना पड़ेगा। मां की तबीयत यानी नेहा की दादी की तबीयत अचानक से काफी बिगड़ गई है। सुनीता ने घबराते हुए अशोक से कहा, बड़ी ही अजीब बात है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ बुरा होता जा रहा है। आज सुबह नेहा का यूं अचानक बेहोश हो जाना, शादी में बारात वालों का गायब हो जाना और अब ये सब। अशोक ने सुनीता की बातों पर ध्यान देते हुए कुछ सोचा और सोचते हुए अशोक ने सुनीता से कहा, जब से नेहा बेहोश हुई है तब से उसके बर्ताव में काफी बदलाव आया है और तब से कुछ ना कुछ बुरा होता जा रहा है। सुनीता ने जवाब में कहा, आपकी बात तो सही है, आज सुबह से मेरा मन घबराए जा रहा था। अशोक ने कुछ याद करते हुए सुनीता से पूछा, जब सुबह नेहा जमीन पर बेहोश पाई गई थी तब मैंने वहां एक चॉकलेट का खाली पैकेट देखा था। जहां तक मैं जानता हूं, नेहा कुछ भी खाने के बाद उसका पैकेट इस तरह जमीन पर नहीं फेंकती है। वो साफ सफाई के मामले में बहुत सीरियस है। सुनीता ने सवाल करते हुए पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? अशोक ने अपना शक जाहिर करते हुए कहा, शायद किसी ने हमारी बेटी पर कोई काला जादू किया है। उसके खाने में या उस चॉकलेट में जरूर कुछ ऐसा मिलाया था जिसे खाकर नेहा के साथ ये सब हो रहा है। गांव में एक पंडित हैं, उन्हें इन सब चीजों की बहुत जानकारी है। वहां जाकर हम पंडित जी को वो सब बताएंगे जो हमारे साथ और हमारी बेटी के साथ हुआ था। शायद वही हमें बता सकते हैं इसके पीछे का कारण। अगली सुबह राहुल खास नेहा के लिए किचन में सैंडविच बना रहा था।
थोड़ी देर में राहुल सैंडविच और चाय लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए राहुल को कमरे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज को सुनकर राहुल ने जैसे ही अंदर जाकर देखा तो सामने नेहा ऊपर दीवार की तरफ देखते हुए अजीब आवाज में हंस रही थी। ये देखकर राहुल को अचानक फिर से कल रात का वही डरावना सपना याद आने लगा। उसने डरते हुए धीरे से ऊपर दीवार की तरफ देखा, पर ऊपर दीवार पर बंद पंखे के अलावा कुछ नहीं था। फिर राहुल ने नेहा की तरफ देखते हुए पूछा, ऊपर क्या देख रही हो? राहुल का सवाल सुनकर नेहा ने अपनी नजर राहुल की तरफ की और एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, वही देख रही हूं जिसे तुम नहीं देख सकते। नेहा की बातें अब राहुल को डरा रही थीं, लेकिन अगले पल राहुल ने प्लेट नेहा के पास रखते हुए कहा, यह मैंने खास तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है, खाकर देखो। नेहा ने उस सैंडविच की तरफ देखते हुए कहा, मुझे मीट चाहिए। राहुल नेहा की तरफ हैरान भरी नजर से देखकर बोला, पर तुम तो शाकाहारी हो। नेहा ने राहुल की तरफ घूरते हुए कहा, अब नहीं हूं, मुझे मीट लाकर दो, तभी मेरी भूख शांत होगी। नेहा का इस तरह बोलना राहुल को हैरान कर रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि नेहा मीट जैसी चीजों को हाथ तक नहीं लगाती थी। अब अचानक से उसमें मीट खाने की इच्छा कैसे जाग गई? राहुल ये सब सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। राहुल ने जाकर दरवाजा खोलकर देखा तो सामने नेहा के माता पिता खड़े थे। राहुल ने उन्हें अंदर बुलाया। अशोक और सुनीता की नजर नेहा को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर में नेहा कमरे से निकलकर उनके पास आकर खड़ी हो गई। अशोक ने नेहा की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी दादी की तबीयत अचानक से काफी खराब हो गई है। मुझे और सुनीता को गांव के लिए अभी निकलना पड़ेगा। सोचा एक बार तुमसे मिलके चले जाएं। नेहा ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र होके जाइए। अपनी दादी की बुरी खबर सुनकर नेहा के चेहरे पर कोई उदासी के भाव नहीं थे। अशोक और सुनीता हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी राहुल ने कहा, आप लोग जाइए, फिक्र मत करिए, मैं नेहा का अच्छे से ध्यान रखूंगा। लेकिन राहुल मन ही मन नेहा से अब डरने लगा था। राहुल और नेहा अशोक और सुनीता को नीचे बाहर टैक्सी तक छोड़ने आते हैं, पर अचानक मोहल्ले के कुछ कुत्ते नेहा को देखकर अजीब तरीके से भौंकने लगते हैं। ये देखकर अशोक और सुनीता को काफी अजीब लग रहा था। उन कुत्तों की भौंकने की आवाज अब और भी तेज होती जा रही थी, पर अगले पल नेहा गुस्से से उन कुत्तों की तरफ देखकर अजीब आवाज में गुर्राने लगी। उसके गुर्राते ही वो कुत्ते डरकर वहीं शांत हो गए। नेहा का यूं गुस्से से भारी आवाज में गुर्राना अब तीनों को डरा रहा था। धीरे धीरे आसपास का डर भरा माहौल हो गया था। ये अजीब नजारा देखकर आसपास के लोग भी घबराने लगे थे। सभी के मन में अब एक ही सवाल चल रहा था कि नेहा को यह अचानक हुआ क्या। इतने में राहुल नेहा के पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर नेहा गुस्से से राहुल को धक्का देते हुए वापस अंदर चली जाती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अपनी बेटी नेहा का इस तरह का अजीब बर्ताव देखकर अशोक का जरा सा भी मन नहीं हो रहा था जाने का, पर उन्हें जाना पड़ रहा था। आसपास का डर भरा माहौल देखकर राहुल ने बात को संभालते हुए कहा, कल रात शादी में जो कुछ भी हुआ उसके कारण शायद नेहा काफी चिड़चिड़ी हो गई है। आप लोग फिक्र मत करिए, उसे इन सब चीजों से उभरने के लिए थोड़ा समय लगेगा, तब तक मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। राहुल की ये बात सुनकर अशोक और सुनीता टैक्सी में बैठकर गांव के लिए निकल जाते हैं। नेहा का बर्ताव धीरे धीरे अब और भी अजीब होता जा रहा था। नेहा राहुल के साथ अब काफी अजीब तरीके से पेश आने लगी थी। जिस चेहरे पर राहुल सबसे ज्यादा मरता था, आज उसी चेहरे से राहुल को डर सा लगने लगा था। जिस मुस्कान पर वो फिदा हुआ करता था, आज वही मुस्कान राहुल को डरावनी लगने लगी थी। राहुल के लिए ये अब बर्दाश्त के बाहर जा रहा था। वो खुद को नेहा के साथ घर में असुरक्षित महसूस करने लगा था, पर चाहकर भी अपना डर किसी के आगे जाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं राहुल ही जिम्मेदार था। ऐसे में किसी से कुछ भी कहना राहुल को शक के घेरे में ला सकता था। तभी राहुल डरते हुए अरुण को मैसेजेस भेजने लगा, जिसमें लिखा था, कहाँ हैं तू इस वक्त? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। तूने तो कहा था तेरे इस काले जादू से सब ठीक हो जाएगा, तो फिर ये सब क्या है? क्यों नेहा इस तरह बर्ताव कर रही है? ये वो नेहा नहीं है जिसे मैं प्यार करता था। बस एक बार आकर देख ले। राहुल ने अनगिनत मैसेजेस अरुण को भेजे, पर ना तो राहुल के मैसेजेस का कोई जवाब आया और ना ही अरुण ने राहुल का फोन उठाया।
जिस वजह से राहुल काफी परेशान हो गया था। राहुल का दिन बड़ी मुश्किल से गुजरा। रात होने लगती है। राहुल बड़ी ही मुश्किल से नेहा को सुला देता है। नेहा के सोते ही राहत की सांस लेते हुए राहुल भी सोने लगता है। पर उसे क्या पता था, ये कुछ राहत के पल एक खौफनाक पल में बदलने वाले थे। आधी रात हो चुकी थी। रात के 2 बज चुके थे। राहुल बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। पर अचानक राहुल की नींद किसी अजीब आवाज से टूटी। राहुल गहरी नींद से उठकर देखने लगा तो नेहा कहीं नहीं थी। ना वो बिस्तर पर थी और ना ही वो कमरे में थी। नेहा को सामने ना पाकर राहुल चिंतित में आ गया। वो नेहा को ढूंढते हुए कमरे से बाहर जाने लगा। कमरे से बाहर आते हुए राहुल को फिर से वही अजीब आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज जैसे किसी के मांस चबाने की आवाज थी। राहुल घबराते हुए उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। घर में काफी अंधेरा था, पर चांद की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी और उसी हल्की रोशनी में राहुल को कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर राहुल की रूह कांप उठी। होल के किसी कोने में नेहा राहुल की तरफ पीठ करते हुए जानवरों की तरह कुछ खा रही थी। वो अजीब आवाज ठीक वहीं से आ रही थी। राहुल ने अपनी कांपती हुई आवाज में उससे कहा, नेहा, क्या ये तुम हो? राहुल के इतना बोलते ही नेहा ने पीछे मुड़ते हुए अपना चेहरा राहुल की तरफ किया, जिसे देखकर राहुल के मुंह से चीख निकल गई। नेहा का आधा चेहरा खून से लाल हो चुका था। उसकी आंखें एकदम काली हो चुकी थीं और उसके मुंह में उसी कुत्ते का मांस था जो आज सुबह नेहा को देखकर अजीब तरीके से भौंक रहा था। नेहा उसी कुत्ते को मारकर उसके मांस को खा रही थी। यह खौफनाक नजारा देखकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल घबराते हुए 2 कदम पीछे हुआ। राहुल को इस तरह घबराता हुआ देखकर नेहा भयानक आवाज में हंसने लगी। उसने राहुल की तरफ घूरते हुए शैतानी आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मीट चाहिए, पर तुमने अनसुना कर दिया। अगर दोबारा मेरी किसी भी बात को अनसुना किया तो अगली बार इस कुत्ते के मांस की जगह तुम्हारा मांस होगा। इतना कहते ही नेहा का चेहरा और भी डरावना लगने लगा। नेहा का यह भयानक रूप देखकर राहुल को यकीन हो चला था कि यह उसकी नेहा नहीं थी। वो नेहा की तरफ देखते हुए डर कर कांप रहा था। तभी नेहा राहुल की तरफ घूरते हुए उसी शैतानी आवाज में कहती हैं, जान, जरा करीब आओ, मुझे तुम्हारा मांस चखना है। ये कहते ही नेहा राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल घबराते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ा। नेहा भी गुर्राते हुए राहुल के पीछे पागलों की तरह दौड़ रही थी। राहुल दौड़ते हुए अपने कमरे में वापस जा पहुंचा और तुरंत कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजा बंद करके राहुल कमरे के किसी कोने में जाकर बैठ गया और वहां बैठे डर के मारे कांपने लगा। नेहा दरवाजे पर अपना हाथ मारते हुए भारी आवाज में राहुल से कहा, जान, दरवाजा खोलो। तुम वहां कोने में क्यों बैठे हो? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें देख नहीं सकती? मैं तुम्हें अभी भी देख सकती हूं, बिस्तर के नीचे से, कमरे के ऊपर दीवारों से और बंद दरवाजे के पीछे से। मैं तुम्हें हर कोने से देख सकती हूं। नेहा की ये बातें अब राहुल को और भी डरा रही थी। तभी राहुल को अरुण का ख्याल आया। वो घबराते हुए एक बार फिर अरुण का नंबर डायल करने लगा। घंटी बजे जा रही थी, पर फोन की दूसरी तरफ से अरुण का कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन तभी नेहा दरवाजे के बाहर राहुल से भारी आवाज में कहने लगी, नहीं उठाएगा वो तुम्हारा फोन, क्योंकि उसने ही तो तुम्हारे जरिए मुझे नेहा के शरीर में भेजा था। ये कहते ही नेहा फिर से भयानक आवाज में हंसने लगी। उसकी भयानक हंसी राहुल की दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। राहुल को अब खुद से घिन आ रही थी। वो खुद को कोसते हुए कह रहा था, ये मैंने क्या कर दिया? राहुल की एक खुदगर्जी की वजह से आज नेहा एक शैतान के वश में आ चुकी थी, जिसे छोड़ा पाना राहुल के लिए नामुमकिन के बराबर था। नेहा भारी आवाज में गुर्राते हुए अपना हाथ लगातार दरवाजे पर मार रही थी। इस शोर को सुनकर राहुल अभी भी घबराया हुआ कोने में बैठा रहा। उसकी पूरी रात खौफनाक साए में गुजर रही थी। कुछ देर तक ये सब चलता रहा और कुछ पलों में सब कुछ शांत हो गया। घर में चारों तरफ खामोशी छा गई और इस अजीब सी खामोशी में राहुल की आंख लग गई। सुबह की धूप खिड़की से आती हुई राहुल के चेहरे पर पड़ी, जिस वजह से राहुल की आंख खुल गई। आंख खुलते ही राहुल की नजर सामने दरवाजे पर गई, जो अब आधा खुला हुआ था। ये देखकर राहुल फिर से घबरा गया, पर हिम्मत करके आगे बढ़ने लगा। राहुल धीरे से कमरे से बाहर आया तो नेहा जमीन पर बेहोश पड़ी मिली थी और होल के उसी कोने में
उस कुत्ते की आधी लाश बुरी हालत में पड़ी हुई थी। पूरे हॉल में उस मरे हुए कुत्ते की मांस की बू हर जगह फैल रही थी। पर इस वक्त राहुल का सारा ध्यान नेहा पर था। नेहा को इस वक्त बेहोश देखकर राहुल के मन में एक ख्याल आया। वो नेहा के पास जाने से डर रहा था, पर उसे ये करना था। बिना देरी के राहुल स्टोर रूम से रस्सी ढूंढकर लेकर आया और उसी रस्सी से नेहा को बिस्तर से कसकर बांध दिया। फिर राहुल ने पूरे हॉल की सफाई करनी शुरू की। बड़ी हिम्मत करके राहुल ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए उस कुत्ते की आधी लाश को एक बड़े से बक्से में बंद कर लिया और फर्श पर फैले खून के दाग को अच्छे से साफ करने लगा। ये सब करते वक्त राहुल को काफी बेचैनी सी हो रही थी और उस बेचैनी में उसे उल्टी आने लगी थी। पर जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उसने पूरा हॉल पहले जैसा साफ कर दिया। आधा दिन बीत चुका था। नेहा बिस्तर पर बंधी अभी भी बेहोश के हालत में थी। राहुल ने उसी बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद किया और फिर एक गहरी सांस के साथ उस बक्से को उठाया। राहुल उस बक्से को लेकर किसी सुनसान स्थान पर फेंकने जा रहा था और राहुल ने ठीक वैसा ही किया। उस बक्से को फेंकने के बाद राहुल अरुण के घर जा पहुंचा, पर हर बार की तरह अरुण के घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पता करने पर राहुल को पता चला कि कई दिन से अरुण परिवार समेत घर छोड़कर चला गया। कहाँ गया ये किसी को नहीं पता था, जिस पर राहुल का दिमाग खराब होने लगा। निराश होते हुए राहुल घर की तरफ पहुंचा। पहुंचने पर राहुल ने गौर किया कि कई आसपास के लोग राहुल को शक भरी नजर से देख रहे थे, जिससे राहुल की दिल की धड़कनें बढ़ गईं। राहुल घर के दरवाजे को खोलने ही वाला था कि इतनी देर में एक पड़ोसन राहुल के पास आई और राहुल से सवाल करते हुए कहा, बेटा सब ठीक है ना? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? राहुल खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, नहीं तो सब ठीक है, पर आप क्यों पूछ रही हैं? उस पड़ोसन ने जवाब दिया, कल रात तुम्हारे घर से चीखने की आवाजें आ रही थीं, इसलिए सोचा एक बार तुमसे पूछ लूं। पर जब तुम एक बड़ा सा बक्सा लिए बाहर आए थे तो मैं उसी वक्त आकर तुमसे पूछना चाह रही थी, पर मेरे आते ही तुम अपनी बाइक पर निकल गए। राहुल ने कहा, वो मुझे जरा जल्दी थी जाने की, इसीलिए आपको आते हुए देख नहीं पाया। उस पड़ोसन ने फिर से सवाल करते हुए कहा, तुमने बताया नहीं कि कल रात तुम्हारे घर से चीखने की आवाजें क्यों आ रही थी? सब ठीक है ना तुम्हारे और नेहा के बीच? राहुल ने बात को संभालते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, वो शायद आपको टीवी का शोर सुनाई दिया होगा। ये कहते ही राहुल दरवाजे का ताला खोलने लगा, पर तभी उस पड़ोसन ने फिर से शक करते हुए राहुल से पूछा, तुम ताला लगाकर गए थे? क्या नेहा घर पर नहीं है? ये सवाल सुनकर राहुल की सांसें एक पल के लिए थम गई, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने जवाब दिया, जी वो किसी काम से गई थी, इसीलिए उसके जाते ही मैं भी कोई काम से चला गया। वो थोड़ी देर में आती होगी। उस पड़ोसन ने अगला सवाल करते हुए पूछा, अच्छा, पर मुझे तो नेहा घर से बाहर आती हुई दिखी नहीं दी। राहुल ने इस बार थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, देखिए मुझे अभी बहुत काम है, अगर आपके सवाल खत्म हो गए हो तो क्या मैं अंदर जा सकता हूं? राहुल के इस जवाब से वो पड़ोसन चुप हो गई और वहां से चली गई। राहुल घर के अंदर बढ़ते हुए एक जगह बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। ऐसे हालात में वो अब बेबस लाचार हो चुका था। फिर खुद को थोड़ा संभालते हुए वो धीरे कदमों से अपने कमरे की तरफ जाने लगा। कमरे की तरफ बढ़ते हुए राहुल फिर से घबराने लगा और कांपते हुए हाथों से उसने दरवाजा धीरे से खोलकर देखा। नेहा बिस्तर पर बंधी अभी भी बेहोशी के हालात में थी। उसके चेहरे पर लगा खून कब का सूख चुका था। राहुल धीरे से नेहा के पास आया। नेहा को इस तरह रस्सी से बंधा हुआ देखकर राहुल को काफी बुरा लग रहा था। उसे देखकर राहुल को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। नेहा को उसने पा तो लिया था, पर नेहा उसकी होकर भी नहीं हो पाई। भले ही नेहा उसके सामने थी, पर सामने होकर भी वो राहुल के पास नहीं थी। ये वो नेहा नहीं थी जिसे देखकर पहली नजर में प्यार हो गया था। उसके चेहरे पे वो मासूमियत, उसकी वो भोली अदा याद बनकर राहुल की आंखों से अश्क बनकर बह रहा था। वो रोते हुए नेहा से अपनी गलती की माफी मांगने की हिम्मत जुटा रहा था। नेहा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ये सब नहीं चाहता था, मुझे माफ कर दो। ये कहते ही राहुल नेहा के नजदीक आया, पर तभी नेहा ने एक झटके से अपनी आंख खोलते हुए राहुल की तरफ देखा, जिससे राहुल एकदम से चौकन्ना हो गया। नेहा का चेहरा एक बार फिर भयानक दिख रहा था।
उसकी आंखें फिर से किसी शैतान की तरह पूरी काली हो गई थीं। देखने पर वो चेहरा कहीं से भी नेहा के चेहरे जैसा नहीं दिख रहा था। चेहरे पर एक भयानक मुस्कान लिए राहुल से उसी भारी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इस मामूली सी रस्सी से बांध कर रखोगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? ये कहते ही नेहा ने अपना एक हाथ जोर से झटकते हुए उस रस्सी से अपना हाथ एक ही बार में छुड़ा लिया। ये देखकर राहुल डर से हैरान हो गया। नेहा भयानक आवाज में हंसते हुए राहुल से बोली, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राहुल ने उसके आगे विनती करते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो प्लीज नेहा के शरीर को छोड़ दो। नेहा ने राहुल की गर्दन को अपने हाथ से दबोचते हुए भारी आवाज में कहा, यह मेरा शरीर है और मैं इस शरीर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। राहुल का दम घुट रहा था। राहुल को इस तरह तड़पते हुए देखकर नेहा उसी भारी आवाज में हंसने लगी और अगले पल राहुल की जान बख्शते हुए अपना हाथ उसकी गर्दन से हटा लिया। राहुल खांसते हुए 2 कदम पीछे हुआ। उसे एहसास हो चुका था कि वो शैतानी ताकत नेहा के शरीर पर अब पूरी तरह से हावी हो चुकी है। नेहा अपना दूसरा हाथ रस्सी से छुड़ाकर कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन राहुल उसे रोकते हुए दोनों ओर से पकड़ने लगा। मगर उस शैतानी ताकत को मजबूती से जकड़ना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी, इसलिए राहुल की पकड़ ज्यादा देर तक नेहा को जकड़ नहीं पाई और नेहा खुद को छुड़ाते हुए अपनी ताकत से राहुल को धक्का दिया, जिससे राहुल जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन राहुल अभी भी हिम्मत करते हुए नेहा को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो इस बात से अनजान था कि नेहा के अंदर बसे शैतान का अगला कदम क्या होगा। नेहा को रोकने के लिए राहुल दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, लेकिन राहुल नहीं जानता था कि अगले पल उसे एक और भयानक दृश्य का सामना करना पड़ेगा, जो उसकी रूह को कपाम देगा। राहुल की आंखों के सामने नेहा अब दीवार पर रेंगते हुए चढ़ रही थी। वो दीवार पर रेंगते हुए बहुत ही भयानक लग रही थी, जिसे देखकर राहुल की सांसें डर से थम गई थीं। राहुल की आंखों में खौफ देखकर नेहा अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए भारी आवाज में कह रही थी, अब नेहा तुम्हारी आंखों के सामने तड़पेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इतना कहकर नेहा ऊपर दीवार से सीधा नीचे जमीन पर गिरी। जमीन पर गिरते ही नेहा का शरीर भयानक तरीके से मुड़ने लगा, जिससे उसकी हड्डियों की कड़कने की आवाज राहुल के कानों में पहुंची। ये भयानक और दर्दनाक मंजर राहुल से देखा नहीं गया। वो तुरंत मदद मांगने के लिए दौड़ा। राहुल दौड़ते हुए जैसे ही हॉल के दरवाजा तक पहुंचने लगा, तभी राहुल को कमरे से अचानक शीशे टूटने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर राहुल का मन डर से और बेचैन हो गया। वो भागते हुए वापस कमरे में जा पहुंचा। कमरे की खिड़की के शीशे टूटकर जमीन पर बिखरे पड़े थे, जिसे देखने पर साफ पता चल गया था कि नेहा खिड़की के शीशे तोड़ते हुए बाहर निकल गई थी। राहुल ने हैरान भरी नजर से खिड़की के बाहर देखा तो नेहा कहीं नहीं थी। राहुल की आंखें बाहर नेहा को ढूंढ रही थीं, पर नेहा अब कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। नेहा का नाम चिल्लाते हुए राहुल बार बार पुकार रहा था। ये सब देखकर आसपास के लोगों का शक अब यकीन में बदलने लगा। जिस तरह नेहा खिड़की के शीशे तोड़ते हुए तीसरी मंजिल से कूदकर तेज रफ्तार से दौड़ी थी, वो सबके लिए देख पाना काफी हैरान और चौंका देने वाला मंजर था। राहुल हैरान और परेशान आसपास की गलियों में फिरते हुए नेहा को ढूंढ रहा था और आसपास के सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए थे। लेकिन नेहा का कुछ अता पता नहीं था। वो तो जैसे एक ही पल में सबकी नजरों से पलक झपकते गायब हो गई थी। हालात बद से बदतर हुए जा रहे थे, पर राहुल को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शाम से रात हो गई, पर ढूंढने पर नेहा का नामो निशान तक नहीं मिला। आखिर में राहुल हार मानकर पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। पुलिस को इन सब चीजों पर यकीन कराने के लिए राहुल अपने बयान में अपनी गलती स्वीकार करते हुए सब सच बताने लगा। सब सुन लेने के बाद पुलिस नेहा और अरुण को अगले दिन से तलाशना शुरू करती है। तभी अगले दिन नेहा के माता पिता गांव से वापस आ जाते हैं। पहुंचते ही उनकी आंखें अपनी बेटी नेहा को तलाश रही होती हैं, पर नेहा कहीं नहीं दिखती। नेहा के माता पिता राहुल से अपनी बेटी नेहा के बारे में सवाल करने लगते हैं, मगर राहुल की खामोशी उन दोनों को और चिंतित में डाल रही थी। उन दोनों की चिंता देखते हुए राहुल हिम्मत करके सब सच बता देता है, जिसे जानकर नेहा के माता पिता गुस्से में आकर राहुल को थप्पड़ मारने लगते हैं। अशोक बोला, तुझे परिवार का सदस्य माना था, पर तुम तो दुश्मन से भी बदतर निकले। राहुल ने उन दोनों के आगे हाथ जोड़ते हुए माफी मांगा, मगर अब अशोक और सुनीता का भरोसा राहुल पर उठ चुका था। राहुल पछतावे की आग में बुरी तरह जल रहा था
और खुद को बार बार कोस रहा था। उसी समय राहुल और नेहा के माता पिता को एक बुरी और हैरान कर देने वाली खबर मिलती है, जिसे जानकर सभी का दिल दहल जाता है। जिस रात सोहम और उसका परिवार बारात लेकर रहे थे, तभी अचानक वो सब अपने आप गायब हो गए। पर कई दिन बाद उनकी लाश एक वीरान जंगल में पाई मिली। उन सभी के शरीर से एक खून की बूंद भी नहीं बची थी, हालांकि उनके शरीर पर कोई घाव भी नहीं थे। जब किसी की नजर उन लाश पर पड़ी तो ये खबर पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक उनकी मौत एक रहस्यमयी तरीके से हुई थी, पर मौत की असली वजह सिर्फ राहुल और नेहा के माता पिता ही जानते थे। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन नेहा का अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा था। पर राहुल को एक इंसान का पता लग जाता है, जिसे वो कब से तलाश रहा था। एक शाम अरुण अपना काम खत्म करके रास्ते से गुजर रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए गंभीर आवाज में कहा, इतनी क्या जल्दी है घर जाने की? ये आवाज सुनकर अरुण ने पीछे पलटकर देखा तो सामने राहुल खड़ा था। राहुल की तरफ देखते हुए अरुण ने कहा, आखिर ढूंढ ही लिया मुझे। मैं जानता था तू मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा। अरुण को सामने देखकर राहुल का खून खौल उठा। वो गुस्से से अरुण का कॉलर पकड़ते हुए बोला, तुझे क्या लगा मेरी और नेहा की जिंदगी बर्बाद करके मैं तुझे चैन से जीने दूंगा? अगर तूने जरा सा भी भागने की कोशिश की तो मैं पुलिस को तेरे बारे में खबर कर दूंगा। अरुण ने अपना कॉलर राहुल के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, अगर भागना ही होता तो मैं अब तक यहां नहीं बल्कि दूसरे शहर में होता। मैं जानता था तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी, इसलिए सिर्फ तेरी खातिर यही रुका। बस तेरा सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। राहुल ने आंखों में गुस्सा और आंसू लिए सवाल किया, क्यों किया तूने ये सब मेरे साथ? कितना भरोसा किया था तुझ पर, क्यों कराया तूने मुझसे ये सब? अरुण ने कहा, जो भी किया मजबूरी में किया, एक भाई होने के नाते किया। अरुण ने असली वजह बताते हुए राहुल को बताना शुरू किया, तुझे याद होगा मैं तुझे फोन पर अक्सर अपनी बहन नताशा के बिगड़ते हुए तबीयत के बारे में बताया करता था। राहुल ने सवाल करते हुए कहा, हाँ तो इससे नेहा का तेरी बहन नताशा से क्या कनेक्शन है? अरुण ने कहा, कनेक्शन है। जो शैतानी साया नेहा के शरीर में है वो पहले मेरी बहन नताशा के शरीर में था, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने उसे नेहा के शरीर में भेज दिया। यह सुनकर राहुल ने फिर गुस्से में अरुण का कॉलर पकड़ते हुए बोला, तुझे सिर्फ यही तरीका मिला था उस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए, और सिर्फ नेहा को ही क्यों चुना? अरुण ने उसे शांत करते हुए बताया, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, मेरी बहन मर सकती थी, वो ले जाती उसे अपने साथ। ऐसे हालात में बिना सही गलत का फर्क किए मुझे उस वक्त जो तरकीब सूझी मैंने वही किया। अरुण ने आगे कहा, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो एक शैतानी साया है जो बहुत ताकतवर है। एक बार किसी जिंदा इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाए तो कोई उसे निकाल नहीं सकता। उसे निकालने लिए दूसरे इंसान के शरीर में भेजना पड़ता है। राहुल ने इस पर सवाल करते हुए पूछा, तो वो तेरी बहन नताशा के शरीर में अपने आप कैसे प्रवेश कर गई? अरुण ने बताना शुरू किया, वो शैतानी ताकत एक खंडर इमारत में सालों से भटक रही थी, और वो इमारत एक वीरान जंगल में पाई जाती है जहां कोई आता जाता नहीं। कहते हैं उन बुरी शक्तियों का उस खंडर बनी इमारत पर राज है, जिसमें से ये एक शैतान साया है। मेरी बहन नताशा जिस ऑफिस में काम करती थी, उस ऑफिस के कुछ दूरी पर वो वीरान जंगल था। नताशा अक्सर शाम के वक्त काम खत्म करके पैदल ही घर जाया करती थी, क्योंकि घर काफी पास में ही था। पर एक रात उसे काफी देर हो गई। रात के 11 बजे नताशा ऑफिस से निकलकर पैदल घर जा रही थी, पर तभी कुछ बदमाश लड़के उसे फॉलो करने लगे। उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, वो उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। नताशा उनकी नजर से बच बचाकर घबराते हुए उसी वीरान जंगल की तरफ बढ़ गई, और वो उस घने जंगल में दौड़ते हुए कब खंडर इमारत के स्थान पर पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। नताशा उस वक्त उन लड़कों से इतनी घबराई हुई थी कि वो खंडर इमारत के अंदर चली गई। एक अंदर गुप्त अंधेरा था, और उस घने अंधेरे में एक अजीब सा डरावना माहौल था। नताशा को उस अंधेरे में घबराहट हो रही थी, पर जैसे ही वो अंधेरे से बाहर आई, अचानक किसी अंदरूनी शक्ति ने नताशा को खींचते हुए उसे वापस अंदर अंधेरे की तरफ घसीट लिया। हम घर पर उसका इंतजार करते रहे, पर नताशा पूरी रात घर नहीं लौटी। पर अगली सुबह वो खुद चलकर घर आई। जब हमने पूछा कि कल सारी रात वो कहाँ थी, तो उसने बस इतना ही बताया कि उसे रास्ते में कुछ लड़के छेड़ रहे थे। इसके आगे उसे कुछ याद नहीं था कि वो पूरी रात कहाँ थी।
पर हम घर वालों को क्या पता था कि नताशा अपने साथ कितनी बड़ी मुसीबत को घर पे ले आई थी। उसके बाद से हमारे घर में अजीब मनहूसियत फैल चुकी थी। रोज बनते काम का बिगड़ जाना, हमारे खास लोगों का अचानक से रहस्यमय तरीके से मौत हो जाना, इन सब से हम काफी परेशान हो चुके थे। पर यह तो बस शुरुआत थी। नताशा के बर्ताव में काफी अजीब बदलाव आने लगा था। वो रोज रात को अपने कमरे में ऊपर दीवार की तरफ देखकर अजीब आवाज में किसी से बात किया करती थी। रोज आधी रात को उसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। हमने उसे कई डॉक्टर्स को दिखाया पर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थीं। पर एक रात मेरी माँ आधी रात को उठकर नताशा के कमरे में झांकने लगी। माँ ने देखा नताशा अपने बिस्तर पर नहीं थी। वो कमरे के आसपास देख रही थी कि तभी उन्होंने ध्यान से देखा। नताशा के कमरे में ऊपर दीवार से किसी के बाल लटकते हुए नजर आ रहे थे। जब माँ ने अंदर जाकर लाइट ऑन की तो उनके मुंह से चीख निकल गई। उनकी चीख सुनकर हम सब दौड़कर माँ को ढूंढते हुए नताशा के कमरे में पहुंचे। नताशा ऊपर दीवार पर लेटी हुई थी और उसके लंबे बाल नीचे तक लटक रहे थे। ये देखकर हम सब चीख पड़े। हमारी चीख सुनकर नताशा दीवार पर रेंगते हुए हमारी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। हम सब ने डर कर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था और तब हमें एहसास हुआ कि ये कोई दिमागी बीमारी नहीं बल्कि कुछ और है। हम सब ने पंडितों को दिखाया, कई तांत्रिकों के पास भी ले गए, पर वो शैतानी साया किसी भी हाल में नताशा के शरीर को छोड़ना नहीं चाहती थी। दिन बीतते गए। नताशा की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो पूरी तरह बेकाबू हो गई थी। उसे शांत कराने के लिए मीट खिलाया जाता था। राहुल ने सब सुनते हुए अरुण से पूछा, तो फिर किसकी मदद से तुमने उसे नेहा के शरीर में भेजा? अरुण ने कहा, सारी नाकाम कोशिशों के बाद हमें एक बाबा के बारे में पता चला जो हमारी मदद कर सकते थे। उस बाबा ने कुछ देर नताशा की तरफ देखा जो लोहे की जंजीर से बंधी हुई थी और वो बाबा को गुस्से से देखकर गुर्रा रही थी। कुछ देर नताशा को देखने के बाद उस बाबा ने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक शैतानी साया है जो एक खंडहर इमारत पर सालों से भटक रही थी। पर तुम्हारी बहन ने वहां जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। एक बार वो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। वो ये सब अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करती है। लेकिन बस एक ही रास्ता है, नताशा के शरीर से उस शैतानी ताकत को निकालने के लिए उस शैतानी ताकत को किसी दूसरे युवा व्यक्ति के शरीर में भेजना पड़ेगा। बस एक यही मात्र तरीका है। बाबा की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। बाबा ने कहा, 3 दिन हैं तुम लोगों के पास, जल्दी फैसला करो। अगर 3 दिनों में तुमने ऐसा नहीं किया तो वो शैतानी साया नताशा को मारकर अपनी ताकत को और बढ़ा लेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। 3 दिन के अंदर अंदर मुझे किसी व्यक्ति को ढूंढना था, पर कोई नहीं मिला। फिर अचानक मुझे नेहा नाम की लड़की का ख्याल आया जिसके बारे में तुमने एक बार फोन पर बताया था। बस उसी वक्त मैंने तय कर लिया कि नेहा के ही शरीर में उस शैतानी शक्ति को भेजना है। लेकिन नेहा तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत थी, इसलिए मैं उस समय तुमसे मिलने तेरे घर आया था। उस वक्त तुम मेरे लिए सबसे आसान जरिया थे। ये सब बताते हुए अरुण को शर्म आ रही थी और राहुल की आंखों में अरुण के लिए गुस्सा साफ छलक रहा था। सब कुछ जान लेने के बाद राहुल ने अरुण से कहा, पर मेरी नेहा का क्या? मैं उसे कैसे बचा पाऊंगा? क्योंकि वो तो 6 दिन से लापता है। पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं उसे। पुलिस भी अभी तक ढूंढ नहीं पाई उसे। अरुण ने कहा, हिम्मत मत हार, इस बार मुझ पर भरोसा रख। इस बार मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। इस बार मैं तेरी सच में मदद करना चाहता हूं। बस एक आखिरी मौका दे दे। राहुल उस पर भरोसा करना तो नहीं चाहता था, पर इस वक्त उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अरुण राहुल को उसी बाबा के पास ले गया। वो तांत्रिक बाबा अरुण और राहुल को एक नजर देखकर ही समझ गए थे कि एक बार फिर उनकी जरूरत पड़ी है। पर राहुल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। राहुल ने उस तांत्रिक बाबा से कहा, देखिए, अगर मुझे किसी मासूम इंसान को ढूंढने के लिए कहा जाएगा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पहले से ही अपने प्यार को तकलीफ में डालकर पछतावे की आग में जल रहा हूं। अब और किसी मासूम इंसान को शिकार नहीं बना सकता। अरुण ने इस पर जवाब देते हुए कहा, फिक्र मत कर, तुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद अपना शरीर उस बुरी शक्ति को सौंप दूंगा। वो जैसे ही मेरे शरीर में प्रवेश करने लगेगी, मैं उसी समय खुद को मौत के हवाले कर दूंगा, क्योंकि बाबा ने कहा था वो शैतानी साया चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे शक्ति इंसान के शरीर से मिलती है, और अगर उस शक्ति के प्रवेश करने से पहले
उसी इंसान की मौत हो जाए तो वो दोबारा किसी भी शरीर में प्रवेश नहीं करने लायक नहीं रहती और उसी खंडहर इमारत में दोबारा से कैद हो जाएगी। यही इसकी कमजोरी है। राहुल ने हैरान होते हुए अरुण की तरफ देखा। अरुण ने आगे कहा, मैंने पहले ही तुमसे कहा था मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा और अब मैं इसके लिए तैयार हूं। इस पर राहुल ने हैरान होते हुए बाबा से पूछा, क्या यह सब करना जरूरी है? क्या और कोई तरीका नहीं? उस बाबा ने जवाब में कहा, अगर कोई दूसरा तरीका होता तो ये सब करने की नौबत ही नहीं आती। राहुल ने कहा, पर नेहा तो 6 दिन से लापता है, पता नहीं कहां है वो। उस तांत्रिक बाबा ने कहा, मैं जानता हूं नेहा इस वक्त कहां होगी, उसी घने जंगल में जहां वो खंडर इमारत है। अरुण ने कहा, पर इतनी रात में हम नेहा को घने जंगल में कैसे ढूंढेंगे? इस पर बाबा ने कहा, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो खुद हमारे सामने आएगी। बाबा की बात सुनकर अरुण और राहुल अच्छी तरह समझ चुके थे कि अब आगे क्या करना है। राहुल और अरुण दोनों तांत्रिक बाबा के साथ सुरक्षा ताबीज पहनकर रात में उसी वीरान जंगल के लिए निकल पड़े। तीनों पूरी तैयारी के साथ उस घने जंगल में कदम रखते हैं, लेकिन तांत्रिक बाबा आगे का सफर खुद तय करते हुए खंडहर इमारत की तरफ बढ़ता है। वो तांत्रिक उस खंडहर बनी इमारत के स्थान पर बकरी के मांस को 4 टुकड़ों में रख देता है और कुछ दूरी पर खड़े होकर उसी पुरानी इमारत के अंदर अंधेरे की तरफ एकटक देखने लगता है। कुछ ही देर बाद सन्नाटे को चीरते हुए एक शोर गूंजने लगती है, जिसे सुनकर वो तांत्रिक बाबा चौंकते हुए पीछे पलटकर देखता है। जंगल के एक पेड़ से पत्तों के हिलने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी, लेकिन तभी अचानक एक लड़की रेंगते हुए उसी पेड़ से उतरकर तेज कदमों से दौड़ती हुई उस बकरे के मांस की तरफ जाने लगी। उसकी भारी कदमों की आहट हर तरफ गूंज रही थी। वो जैसे ही उस बकरे के मांस के पास पहुंची, वो लड़की बकरे के मांस को उठाकर जानवरों की तरह उसे खाने लगी। वो लड़की कोई और नहीं नेहा थी, जो अब पहले से ज्यादा भयानक लग रही थी। तभी वो तांत्रिक बाबा मन में एक मंत्र का जाप किए नेहा पर राख फेंकने लगा। राख के फेंकते ही नेहा जोर से गुर्राने लगी। वो जैसे ही बाबा की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ी, तभी राहुल और अरुण दोनों ने नेहा को जंजीरों से घेर लिया। लेकिन नेहा को काबू करना इतना आसान नहीं था। नेहा अपनी ताकत से उस लोहे की जंजीर को एक धागे की तरह तोड़ देती है। ये देख तांत्रिक बाबा ने कहा, इसकी ताकत और बढ़ गई है, हमें सबसे पहले इसे शांत करना होगा। नेहा ने तांत्रिक बाबा पर हमला करते हुए भारी आवाज में कहा, तुझे थोड़ी शक्तियां क्या प्राप्त हो गई? तू मुझे काबू में करने की सोचेगा? ये कहते हुए वो दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ी, पर राहुल दोनों ओर से नेहा को पूरी ताकत के साथ पकड़ने लगा। साथ ही सामने से अरुण आते हुए राहुल का साथ देने लगा, पर नेहा ने अपना हाथ अरुण की तरफ करते हुए उसे हवा में दूर फेंक दिया। अरुण इमारत की दीवार से टकराकर जख्मी होते हुए जमीन पर जा गिरा। ये देख राहुल की पकड़ अचानक ढीली हो जाती है, जिससे नेहा खुद को आसानी से छुड़ाकर राहुल का हाथ बेरहमी से मोड़ देती है और उसके सर पर वार करती है। राहुल के सर से खून बहते ही वो जमीन पर गिरा। नेहा राहुल पर बैठकर उसकी गर्दन को दोनों हाथों से दबोचने लगी। आज वो शैतानी ताकत राहुल की जान लेना चाहती थी। राहुल तो अब मरने जैसी हालत में आ चुका था, पर अचानक तांत्रिक बाबा का विशेष मंत्र का जाप नेहा को कमजोर करने लगा। राहुल की गर्दन पर नेहा की पकड़ उस मंत्र जाप से धीरे धीरे कमजोर होने लगी और अगले पल उस तांत्रिक बाबा ने नेहा पर राख फेंकते हुए उसे जंजीर से फिर से बांधने की कोशिश की। अरुण भी खुद को संभालते हुए आ पहुंचा और बाबा की मदद करते हुए नेहा को जंजीर से पूरी तरह जकड़ लिया। नेहा अब तीनों के वश में आ चुकी थी और तांत्रिक बाबा हवन कुंड में आग जलाकर विशेष मंत्रों का जाप करने लगे और नेहा जंजीर में बंधी उस हवन कुंड के सामने बैठी थी। हवन कुंड में जलती आग की लपटों से, तांत्रिक के विशेष मंत्रों के लगातार जाप से और फेंके हुए राख से नेहा के अंदर बसे शैतान की ताकत अब काफी कमजोर पड़ रही थी। नेहा को शांत बैठा देखकर तांत्रिक बाबा ने एक शीशे की बोतल निकाली और अचानक नेहा के मुंह से हल्का सा काला धुआं निकलते हुए सीधा उस शीशे की बोतल के अंदर जा पहुंची और उस शीशे की बोतल में वो काला धुआं एक काले रंग के पानी में बदल गया, जिसे देखकर राहुल हैरान रह गया। राहुल ने कुछ याद करते हुए अरुण से पूछा, ये तो काले रंग के पानी में बदल गया, क्या वो यही चीज थी जो नेहा के खाने में मिलाया था? अरुण ने शर्मिंदा होते हुए हाँ कहा। तभी बीच में उस तांत्रिक बाबा ने उस शीशे की बोतल अरुण के पास करते हुए बोला,
मैं ज्यादा देर तक इसे शांत नहीं रख पाऊंगा, इससे पहले उसकी ताकत फिर से बढ़ जाए। तुम ये जल्दी से पी लो। इसे पीते ही वो नेहा के शरीर से निकलते ही तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने लगेगी। अरुण ने वो शीशे की बोतल अपने हाथ में ली और हाथ में लेते ही उसने राहुल से कहा, राहुल, जैसे ही वो मेरे शरीर में प्रवेश करने लगे, तू बिना कुछ सोचे खंजर से मेरी गर्दन पर वार कर देना। वो खंजर मैंने तेरी जेब में ही रखा है। राहुल ने हैरान होते हुए कहा, पर जान देने की क्या जरूरत है? ये क्या तरीका है? तभी उस बाबा ने कहा, जरूरत है। जैसे ही वो उसके शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करेगी, वैसे ही उसके काले मनहूस साए की वजह से उसके परिवार और उसके साथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाएगी। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर राहुल को सब समझ में आने लगा था कि सोहम और उसके परिवार की मौत किस वजह से हुई थी। अरुण जैसे ही उस शीशे की बोतल को खोलने ही वाला था, तभी उसकी नजर नेहा को ढूंढने लगी, जो अब कहीं पर भी मौजूद नजर नहीं आ रही थी। तीनों की आंखें हैरानी से नेहा को ढूंढ रही थी। तभी तीनों की नजर सामने पड़ी। नेहा अब हवा में झूल रही थी और अपनी डरावनी काली आंखों से उन तीनों को घूर रही थी। अचानक तीनों को कुछ एहसास हुआ। उन तीनों ने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो एक बड़ा पेड़ हिलते हुए अरुण की तरफ गिर रहा था। उस पेड़ से बचने के लिए अरुण जैसे ही पीछे की तरफ हुआ तो उसके हाथ से वो शीशे की बोतल अपने आप छूट कर नीचे गिर गई। राहुल उस शैतानी साए का खेल समझ चुका था कि वो किसी भी हालत में नेहा का शरीर नहीं छोड़ेगी, पर अब राहुल पीछे हट नहीं सकता था। उसे ये अब अकेले करना था। राहुल ने अपने कदम बढ़ाते हुए उस शीशे की बोतल को हाथ में लेते हुए उठाया। अरुण ने कहा, राहुल, ये क्या कर रहा है तू? ऐसा कुछ करने की सोचा भी मत। अभी भी देरी नहीं हुई है। ला ये शीशे की बोतल मुझे दे दे। इस पर राहुल ने बोला, नहीं, वो हर रुकावट पैदा करेगी, हर बार तुझे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो मुझे नहीं रोक पाएगी। ये कहते ही राहुल ने तुरंत उस शीशे की बोतल को खोलकर उस चीज को एक ही सांस में पी गया। उसे पीते ही नेहा बौखलाकर राहुल की तरफ तेजी से दौड़ने लगी। नेहा को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर राहुल ने कहा, जब जिंदा शरीर ही नहीं रहेगा तो वापस अपनी जगह पर पहुंचोगी। ये कहते ही राहुल तेजी से जंगल के बाहर की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन नेहा दौड़ते हुए अचानक एक जोर की चीख के साथ एक जगह पर थम गई। राहुल दौड़ते हुए बाहर खाली सड़कों की तरफ जा पहुंचा, जहां से एक ट्रक गुजरती हुई नजर आ रही थी। तब तक वो शैतानी साया नेहा के शरीर से निकलकर राहुल की तरफ तेजी से बढ़ने लगी, पर वो शैतानी साया राहुल के शरीर में प्रवेश कर पाती। तभी राहुल कूदते हुए अचानक उस ट्रक के सामने आ गया और वो ट्रक राहुल को कुचल कर चली गई, जिससे राहुल की वही मौत हो गई। वो शैतानी ताकत बिना शरीर के उस खंडहर इमारत के अंदर जा पहुंची और गुप्त अंधेरे में वापस कैद हो गई। नेहा इन सब से अनजान जमीन पर बेहोश थी। अरुण की आंखें भीग चुकी थीं। सब कुछ अब शांत हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि ये हमारा एक नया चैनल है, तो ऐसे में इसे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरी इस मुहिम को एक कारवा बना सकता है। इसके साथ ही आज की इस कहानी में जितने भी साथी कमेंट करके ये बताएंगे कि वो किस जगह से हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और उनका नाम क्या है, तो अगली कहानी में मैं उन लोगों का नाम जरूर लूंगा।